वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये सारा एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर सुन लीजिएगा और बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को मतलब कि समझिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो ये कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं। तो ये कितने रंगों में बढ़ जाते हैं? 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? ये 7 रंगों में। सबसे ऊपर क्या रहता है? लाल। और सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए, न्यूनतम विचलन मतलब झुकाव। तो झुकाव सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? बैगनी का। अगर पूछिएगा सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी का। लेकिन पूछा है सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैगनी का। और बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। बीच में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में हम लोग उपयोग होता है। ऐसा कौन सा रंग है जिसका उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में उसका उपयोग करते हैं? तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसका हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे? खतरे के सिग्नल में। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग? लाल रंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह, देखिए, जब हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलित तो देखिए सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? बैगनी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम जिसपे हमको ये कलर दिखाई देता है, लाल, बैगनी, हरा, ये सब जो दिखाई देता है, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है? देखिए, टिंडल प्रभाव, जब आप मान लीजिए एक छोटा सा होल होगा, छेद होगा, उससे आप प्रकाश को देखते हुएगा तो छोटा छोटा कण तरह दिखाई देता होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रबलता से, देखिए, जिसका परिकिरण ज़्यादा होगा वह उस कलर का दिखाई देगा, वह उस रंग का दिखाई दे रहा। तो बैगनी का क्या हो रहा है? नीले रंग का परिकिरण यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है लाल की अपेक्षा। तो वो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण, देखिए परिकिरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे परिकिरण सबसे ज़्यादा किसका होता है? नीला का। किसका होता है? देखिए, यहाँ बैगनी तो ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए निह पिनाला। देखिए, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए, बैगनी भी नहीं है, जामुनी भी नहीं है, उसका तो कौन है? नीला। तो सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होगा? नीला का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम लोग समानतः किस चीज़ में व्यक्त करते हैं? तो उसको हम लोग एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होगा? अब ये बताए हैं कि जब प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? बट जाता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? लाल। सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। बीच में कौन होता है? हरा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। इसी तरह जस्ट उल्टा, सबसे कम परिकिरण किसका होता है? लाल का। और सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है? बैगनी का। और इसका उल्टा क्या होता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा। तो इसमें पूछा है तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा किसका होगा? तो लाल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? देखिए, दीर्घ मतलब दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस चश्मा में लगाकर आँख को हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। देखिए, यहाँ पे छुपा हुआ है दूर दृष्टि, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख लेगा। तो कह रहा है कि साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि निकट दृष्टि दोष, इसमें पूछता निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता कि नज़दीक की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है तो उसके चश्मा में हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो किसका करेंगे हम लोग? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे हम लोग? अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस, इसमें दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अगर किसी व्यक्ति का आंख स्वस्थ है उसके लिए अधिकतम दूरी कितना होगा? अनंत। कितना होगा? अनंत। और न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया न्यूनतम दूरी, और ये क्या हो गया? अधिकतम दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहते हैं। देखिए, नज़दीक की वस्तु को तो साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष कैसे ठीक करते हैं हम लोग? उसकी आंख में, उसके चश्मा में किस तरह का लेंस लगा के? तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस लगाकर उसकी आंख को हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ऐसा कौन सा बीमारी है आंख का जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का उपयोग करके उसकी आंख को हम लोग ठीक कर सकते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? न तो वो दूर की वस्तु को देख पाता है और न ही नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड रहता है? अगर कोई वस्तु आपके सामने दिखाया जाए और फिर उसको हटा लिया जाए वहाँ से, तो आपके नेत्र जो पटल है उस पर कितना देर तक रहेगा? तो 1/10 सेकेंड तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के, देखिए यहाँ पर क्या आ गया? न्यूनतम दूरी कितना बताए हैं? 25 सेंटीमीटर। और इसी में पूछता अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कितना हो जाता? अनंत। अधिकतम दूरी कितना हो जाता? अनंत हो जाता। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? देखिए, जब रेटिना होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ये किसके द्वारा बनता है? तो ये अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो ये जो काला वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। और इसी का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। इसकी दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख व्यवहार होता है, आंख किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में उभरा हुआ हो और किनारे में क्या हो? पतला हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो आंख किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए, मानव का जो आंख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, मतलब आंख में वैसा भाग होता है जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव नेत्र जिस भाग पर, देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। क्या कहलाता है उसको? दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। और यह दृष्टिपटल का दूसरा नाम क्या है? रेटिना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, अब इससे पहले ही बताएं, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ पे होता है? ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो एक होता है आंख में एरिस, एरिस के कारण पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? फैल जाती है। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये एक समतल दर्पण है और इसमें कलय करते हैं। कलय किसका करते हैं हम लोग? चांदी का। जो किरण आई उसका नाम क्या दिए? आपतित किरण। और टकरा के वापस चली गई तो इसको क्या नाम दिए? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मिला उस वहाँ से अभिलंब डाल दिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए, दर्पण कितने तरह का होता है? दर्पण 2 तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण कितने तरह का? 2 तरह का। गोलीय दर्पण कितने तरह का? 2 तरह का। एक अवतल और एक उत्तल। अब यहाँ पे जब गोलीय दर्पण 2 तरह का हुआ तो ये कौन सा दर्पण? जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। और दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये एक खोखले गोले का है तो इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं? प्रधान अक्ष। कि क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। और सभी की सभी दूरी हम लोग कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से अगर हम लोग बाईं तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे? माइनस का।
अगर ध्रुव से दाईं तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस का। ध्रुव से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस का। ध्रुव से नीचे की तरफ ले जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस का। अब देखिए फोकस दूरी कहाँ है, बाएं की तरफ की दाएं तरफ, तो फोकस दूरी कहाँ है, बाएं की तरफ, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। इसी में पूछता वक्रता त्रिज्या, ये भी क्या होता है, ऋणात्मक। अगर मान लो वस्तु को यहाँ पर रखते तो वस्तु की दूरी क्या होता, ऋणात्मक। प्रतिबिंब यहाँ बनता तो ये भी क्या होता, ऋणात्मक। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये कंडीशन कब आएगा, ये समतल दर्पण है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब यहाँ पे ये ध्रुव है, ध्रुव से सारा दूरी लेते हैं, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक। लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। कार के जो हेडलाइट होता है, उस कार के हेडलाइट में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या होता है, 1/f। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। f बराबर r/2 सत्य है। देखिए ये जो है, जो f होता है फोकस दूरी और r होता है वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए ये क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु। देखिए अभी जैसे बताया ना कि अवतल दर्पण है, बाहर से कलई कर दिए और ये उसका ध्रुव है, ये उसका फोकस है और ये उसका वक्रता केंद्र है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। देखिए वस्तु ऊपर देख रहा है तो दर्पण भी ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर देख रहा है। वस्तु सीध मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु को कहाँ रखा होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। देखिए जब वस्तु, ये अवतल दर्पण है और ये उसका वक्रता केंद्र है और ये उसका फोकस है और ये उसका ध्रुव है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बने और वास्तविक हो और समान आकार का, तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किसका, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी जो प्रयोग करता है उसको मापने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन। देखिए उत्तल दर्पण है और कैसा हो रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए दर्पण की बात कर रहा है। देखिए ये अपना क्या था, बाहर से कलई कर दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उसका फोकस दूरी, ये उसका वक्रता त्रिज्या। और ये जब अंदर से कलई कर देते हैं और बाहर से पड़ता है, ये होता है उसका फोकस दूरी और ये होता है वक्रता त्रिज्या। तो कह रहा है किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो कोई भी रोगी है, नाक का, कान का, गले का, उसको देखने के लिए जो डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं, उस जो प्रयोग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। और पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो आवर्धन देखिए यहाँ क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा इसका? धनात्मक होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, फिर वही क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण का उपयोग समांतर, ये भी क्या रिपीट हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 2011, 2015, 2016, 2017, 2021। तो किस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, तो ए बराबर में क्या होता है? r/2। आर कितना है? 40/2, तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए अपवर्तन के लिए क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक तरफ सघन एक तरफ विरल। अगर मान लीजिए अगर कोई भी प्रकाश, अगर इसको सघन मान लेते हैं और इसको विरल मान लेते हैं, तो जब प्रकाश से किरण सघन से विरल में जाएगा, यहाँ पे अभिलंब डालेंगे तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो बाहर ऊपर में क्या है? विरल, तो अभिलंब से ये दूर भागेगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ये क्या अपना है? विरल, और ये क्या है? सघन। जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जाएगी? सघन में। अब देखिए सघन मतलब क्या? कण पास पास है, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी, देखिए अभिसारी मतलब क्या? एक ही बिंदु पे, जैसे ये है, ये क्या है? एक ही बिंदु पे सारा का सारा प्रकाश को लाके इकट्ठा कर दे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस में जो बीच में क्या हो? बीच में क्या हो? उभरा हुआ हो और किनारे में पतला हुआ, ये क्या है? प्रधान अक्ष है। और ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। जब इसके समानांतर प्रकाश से किरण को गुजारते हैं तो ये कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? फोकस पे। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और दर्पण में कहेगा तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन है? देखिए दर्पण का भी आवर्धन होता है, तो दर्पण का क्या होता है? -v/u। और लेंस में देखिए माइनस हट जाता है, क्या होता है? v/u। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण, देखिए फोकस दूरी कितना है? 20 है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, तो वह है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? अब यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ होता है? इधर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कहाँ होता है? इधर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो धनात्मक किसका होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर्पण, ये यू भी और एफ विशिष्ट मान के लेंस सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र में प्लस करते हैं और लेंस सूत्र में क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो 1/v -1/u बराबर में 1/f। यहाँ पे भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। और एफ क्या है? फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अवतल लेंस की फोकस, देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखिए अगर डायोप्टर में नहीं दिया हुआ रहा तो हम लोग आवर्धन को किस में नापेंगे, मीटर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरा हो, देखिए ये बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है, तो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और इसी बीच में क्या कहेगा, धंसा हुआ हो, और किनारे में क्या हो, मोटा हो, इसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा, कहाँ पे, 2f1 पर रखा जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब, अब देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, ये f1 है, और ये 2f1 है, और ये f2 है, और ये क्या है, 2f2 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस में जब बीम को फोकस और लेंस के बीच यहाँ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब, देखिए लेंस के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, देखिए लेंस क्षमता किस लिए, हम लोग पी से, पी बराबर क्या होता है, 1/a। जब फोकस दूरी प्लस का है, फोकस दूरी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो 1/20 ये सेंटीमीटर में। और मान लीजिए क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर, तो सेंटीमीटर को पहले कैसे पता लगा, मीटर में, तो ऊपर में किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, 20 पंचे 100, और जब ये प्लस का है तो ये भी कितना आएगा, 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, देखिए यहाँ पे हवा है, जल है, शीशा है, हीरा है, तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार हवा में क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो निर्वात में, कहाँ होता है, निर्वात में। और निर्वात में कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये किसने खोजा था, एक वैज्ञानिक था, रोमर। प्रकाश का खोज किसने किया था, रोमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, अब पूछ रहा है वायु में निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, देखिए जब भी ऋणात्मक मान बताए तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम का आवर्तनांक का मान, देखिए आवर्तनांक म्यू बराबर में क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 2 तरह के होते हैं, एक होता है सघन, एक होता है विरल, 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, देखिए वही क्वेश्चन हो गया, ये सघन है और ये विरल है, तो सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर हो जाएगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी से भरी बाल्टी, गहराई कम, देखिए कुछ ऊपर उठा दिखाई दे, कुछ टेढ़ा दिखाई दे, मतलब कि कुछ ये सब, ये क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यही क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे भारी जल का सूत्र बताना है, भारी जल का जल, चूना पत्थर का, उसके बाद चूना पत्थर हो गया, जिप्सम का, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है,
और आगे आगे और बताना है। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है। और खाने वाला सोडा का, उसके बाद धोने वाला सोडा का, उसके बाद खाने वाला हो गया, धोने वाला हो गया। उसके बाद हो गया नमक का सूत्र बताना है, लाफिंग गैस का बताना है, तेजाब का बताना है। चलिए, ये सब आपका क्या है, होमवर्क है। और ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल में हम लोग कहाँ 0 से ले कहाँ तक लेते हैं, 14 तक लेते हैं। बीच में क्या होता है, 7 होता है। 7 से कम क्या होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय। और 7 वाला क्या होगा, उदासीन। तो क्वेश्चन पूछेगा अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। उदासीन का पीएच मान क्या होता है, 7। इसी बेसिस पे आप लोग का कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। वो होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है कि पहला नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान बताना है। पेशाब का बताना है, उसके बाद दूध का बताना है, उसके बाद आंसू का बताना है, खून का बताना है। ये सब जितना सारा क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।